तो पैसे तो बांटते ही हैं, हर इलेक्शन में बांटते हैं। हरियाणा हुआ उसमें भी, महाराष्ट्र में भी, दिल्ली वाला आप लोगों ने पकड़ लिया कैमरे के ऊपर, बस फर्क इतना सा है, पिछली बारी से बेटर है, प्रचंड बहुमत। आप देखते रहिएगा। मैं तो देखो लास्ट टाइम का इंटरव्यू मेरा कोई हो तब भी देख लीजिएगा। जनता यार तो देखे ना, देगी नहीं वोट, नहीं देगी तो बिल्कुल साफ है। ठीक है, थोड़ा सा खुलकर पूछ लेते हैं, बीजेपी का सफाया। मैं कह रहा हूँ हम तो अपनी बात करेंगे, या तो आम आदमी पार्टी का सफाया 2 4 5 सीटें आएंगी, 10 से क्रॉस किया तो 60 से क्रॉस करेंगे। जनता को भी पता है, जो भी वोट के सौदागर होते हैं वो वोट जब पड़ने होते तभी आते हैं, तभी शराब बांटते हैं, तभी पैसे बांटते हैं, कहे मेरी बेइज्जती और कराओगे। तो ये ऐसे खाली के लिए चल रहा है, उनका चलता रहेगा। तो मोदी जी सीएम नहीं बन रहे, अरविंद केजरीवाल पीएम नहीं बन रहे, तो उन्होंने कहा भाई एक को सीएम बना देंगे, एक को पीएम बना देंगे। तो दिल्ली की जनता कंफ्यूजन में नहीं है, बांटेंगे कटेंगे, योगी जी जो मर्जी कह लें आके। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM, मैं आपके साथ नफीसा खान। वैसे तो दिल्ली विधानसभा की चुनावी तारीखों की घोषणा अभी बाकी है, यानी कि औपचारिक घोषणा होना बाकी है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी सुप्रीमो केजरीवाल समेत दिल्ली के तमाम सीनियर लीडर्स चुनावी मैदान में सक्रिय नजर आ रहे हैं और पूरी तैयारी के साथ योजना और दावेवादी करती दिखाई दे रही है। ऐसे में खास बातचीत करते हैं दिल्ली चुनावों को लेकर। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर जब खास बातचीत की जाए तो वो जाना माना चेहरा दिल्ली का भूला नहीं जा सकता, जिन्होंने दिल्ली की आम जनता को, गरीब मजदूरों को मोहल्ला क्लिनिक देने का काम किया, यानी कि सत्येंद्र जैन जी हमारे साथ हैं। पूर्व मिनिस्टर रह चुके हैं, हेल्थ मिनिस्टर है दिल्ली सरकार के अंदर, उन्होंने एक लंबे कार्यकाल तक काम किया और आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं। बातचीत करते हैं, शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर इस वक्त देखे जा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका 4 PM पर। सबसे पहले तो शुरुआत इसी से की जाए, क्योंकि आप हेल्थ मिनिस्टर रहे हैं एक्स। स्वास्थ्य कैसा है आपका? मेरा ठीक है, जनता का भी ठीक है। क्या बीजेपी का स्वास्थ्य बिगाड़ने की तैयारी आप लोगों ने कर ली है? उनका तो खुद ही बिगड़ा हुआ है, परेशान है बेचारे। देखो क्या होता है, जब किसी को अपनी चिंता ना हो ना, दूसरे की चिंता करता रहे, तो हमारी चिंता में भूले जाते हैं बेचारे। हम कहते हैं हम ठीक है यार, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो हर टाइम परेशान रहते हैं, तो उस परेशानी में बेचारे बीमार हैं। तो बीजेपी बीमार है और आप स्वस्थ हैं। शुरुआत किससे की जाए सर? क्योंकि आपका जो दिल्ली के अंदर है योगदान, वो एक बड़े पैमाने पर देखा गया, लेकिन इसी बीच कई तरीके की तस्वीरें हमने आपकी देखी। जेल के भीतर आप जब गए और जेल के बाहर आने तक का सफर कैसा रहा? सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, क्या आपको ये उम्मीद थी कि चुनावों से पहले आपको एक बड़ी राहत मिल जाएगी और आप इस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनावों में सक्रिय होकर चुनाव लड़ते दिखाई देंगे? पहली बात तो देखो ऐसा है, बहुत ही बड़ी आयरनी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिएगा, किस चीज से राहत मिली? जेल से बाहर आ गए, वो भी। अरे मैंने कौन सा कोई क्राइम किया था? पहले देखो जेल गए क्यों थे, वो क्वेश्चन था जी। जेल जाना ये इशू, जेल से बाहर आना इशू नहीं था। हमारे देश के अंदर पूरे सिस्टम को किस तरह से स्टैम्प कर दिया गया है जी, वो बड़ा इस टाइम चिंता का विषय है। आज तक भी जो मेरे खिलाफ आरोप लगाए, उनकी इंक्वायरी तो अभी भी कंप्लीट नहीं हुई। इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई, जेल पहले भेज दिया। तो वो पॉसिबल जो जिस तरह से कर रहे हैं, तो इशू ये था कि भी हमारे डेमोक्रेसी को इस टाइम क्या कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बोला तोता और मैना की कहानी जी, तो उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भी हमारे को देखने वाली चीज़ है कि क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट था जी। तो आश्चर्य तो इस बात का होता जब जेल गए थे, बाहर आए तो इतना बड़ी बात नहीं लगी, वो तो आना ही था जी। लेकिन आप जेल के अंदर थे, आम आदमी पार्टी की तमाम सीनियर लीडर्स जेल के अंदर थे, और जब आप जेल के अंदर थे तो आम आदमी पार्टी की लीडर्स ने कहा, ये आरोप लगाया कि बीजेपी का षड्यंत्र है, बीजेपी की साजिश के तहत आज आपके लीडर्स अंदर हैं। आप मानते हैं कि इस पूरी जो जेल की जर्नी रही आपकी लीडर्स की, क्या इसमें सारा योगदान या सारी साजिश बीजेपी की थी? देखो, जिसके अंडर सीबीआई और ईडी है वही कर सकते हैं, कोई पुलिस तो कर नहीं सकता। जो भी कर सकते हैं वही कर सकते हैं। तो किसने किया बताने की आवश्यकता नहीं है। जिसके भी अंडर दोनों तोता और मैना आते हैं, सीबीआई और ईडी आते हैं, वही कर सकता है जी। लेकिन अब आप चुनावी मैदान में हैं,
और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसी तैयारी आपकी है? आपके इलाके में, क्षेत्र में लोगों से क्या सहयोग आपको मिल रहा है? कैसा प्यार माहौल वही है जो पहले चुनाव लड़ा करते थे, या बदलाव आया है जेल जाने और जेल के बाहर आने के बाद? प्यार पहले जितना मिल रहा है, बदलाव जरूर आया है। कि लोगों के अंदर एक गुस्सा है जी बीजेपी के प्रति। वो कह रहे हैं कि भाई ये गलत किया है उन्होंने। किसी के साथ भी इस तरह की दुश्मनी नहीं निकालना। जी तुम्हें राजनीति में करना है तो मुझसे अच्छा काम करो ना। चलो, आपने मुझे 2.5 साल पहले अरेस्ट किया था, जी 30 मई 2022 को। उसके बाद 2.5 साल निकल गए। मेरे पीछे से एमसीडी के काउंसलर थे और एमसीडी के एमपी थे, बीजेपी के एमपी थे और बीजेपी के ही काउंसलर थे। उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। अगर उन्होंने मेरे क्षेत्र में सारे काम कर दिए होते तो जनता में नाराजगी नहीं होती बीजेपी के प्रति। काम कुछ नहीं किया, इतना सा भी काम नहीं किया उन्होंने। जब काम किया ही नहीं तो भाई साहब जेल क्यों भेज दिया था? लग तो ये रहा था कि सत्येंद्र जैन को जेल भेज दिया, अब ये काम कर देंगे सारे, फिर कहेंगे देखो हमने काम कर दिया। जी भाई सत्येंद्र जैन ने इतना किया था तो तुम इतना कर देते, आधा तो कर देते, चौथाई तो कर देते। कुछ नहीं किया। पर जनता को ना, देखो जी एक कहावत सुनी हुई, काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 2 बार चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। जी अब बीजेपी ने जो चढ़ाई हांडी वो बार बार चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो चलेगी नहीं। इनको काम करना चाहिए था। देखो हमारी राजनीति जो है, आम आदमी पार्टी की राजनीति सिर्फ काम की राजनीति है। जी हम यही कहते हैं कि काम क्या क्या किया हमने, क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। बीजेपी वाले क्या कहते हैं कि केजरीवाल को गाली दो, आम आदमी पार्टी को गालियाँ दो, उनके प्रति उनके खिलाफ आरोप पत्र निकालो, ये वाला पत्र निकालो, वो वाला पत्र निकालो। जी वो तो कुछ करते नहीं। तो भाई साहब हम हमारे बारे में बात कर रहे हो, अपने बारे में तो कोई बताते नहीं। तो जनता कह रही जिसके बारे में बात करें उन्हीं की बात कर लेते हैं। तो आम आदमी पार्टी की चर्चाएं जनता के भीतर जो है वो तेज हो चुकी है। बिल्कुल। और चुनाव बिल्कुल सर पर है। हालांकि चुनावी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ सर, लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं आम आदमी पार्टी की तमाम सीनियर लीडर्स, आप भी चुनावी मैदान में सक्रिय हैं, एकदम एक्टिव मोड में है, इसके पीछे क्या समझा जाए? ये आम आदमी पार्टी की रणनीति है या फिर सियासी जमीन कमजोर पड़ती दिख रही है इसलिए घबराहट है, इसीलिए अभी से तमाम जो लीडर्स है वो सड़कों पर है? देखो अभी तक हम दिल्ली में ना, दिल्ली विधानसभा के 3 इलेक्शन लड़ चुके हैं, ये चौथा इलेक्शन है। हर बारी जी हमेशा हम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। 2013 में भी 0 से स्टार्ट किया था जी, 15 में भी 0 से स्टार्ट किया था, 20 में भी 0 से स्टार्ट किया था और 25 में भी 0 से स्टार्ट किया है। बीजेपी हुई या बड़ी बड़ी पार्टियां हुई, उनको 0 से स्टार्ट नहीं करना होता, उनको 100 से स्टार्ट करना होता है। तो वो 100 से नीचे आते हैं, हम 0 से ऊपर जाते हैं, बस यही फ़र्क है। उनको ऊपर से नीचे आना होता है, नीचे से ऊपर जाना होता है। जो 0 से जाएगा नीचे ऊपर तो उसको बड़ी मेहनत करनी होती है। उन्हें तो नीचे आना है, उसको कोई दिक्कत नहीं। आपने 13 का जिक्र किया, उसके बाद 20 का चुनाव भी था और अब 25 का चुनाव है। तस्वीर पूरी तरीके से बदली हुई है। 13 में जब आपने चुनाव लड़ा तो आप नई पार्टी थे, जनता के लिए एक अच्छा विकल्प थे, लेकिन अब 25 का चुनाव है जिसमें कि एक बड़ा आरोप या टैग आप लोगों पर ये लग चुका है कि भ्रष्टाचार के मामले में तमाम लीडर्स जेल के अंदर रहकर आए हैं। कि चुनाव पूरी तरीके से बदल चुका है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है? कैसे आप जनता का विश्वास जीत पाएंगे? क्योंकि बीजेपी ने, जब आप जेल के अंदर थे तमाम लीडर्स, तब बीजेपी ने भ्रष्टाचार के मुद्दे को खूब तरीके से भुनाया और जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार की पार्टी है और सबसे कट्टर बेईमान लोग यही हैं। देखिएगा, आप चैनल चलाते हैं, इलेक्शन चल रहा है, बीजेपी का ही नैरेटिव इसी पे इलेक्शन लड़ ले। हम तो कह रहे हैं ना, अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पे इलेक्शन लड़ लो, जनता हमें जिता देगी तो हम फिर से सरकार बना लेंगे, नहीं जिताएगी तो नहीं बनाएंगे। तो अब दूसरे मुद्दे क्यों ला रहे हो बीच बीच में? एक ही मुद्दे पे लड़ लो ना। फिर वो बेचारे कंफ्यूज हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं। अगर उन्हें भी पता है भ्रष्टाचार किया होता तो इशू बन ही जाता ना, नहीं बन सकता जब किया ही नहीं है। और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जब बाहर है, उन्होंने रिजाइन कर दिया और कहते मैं भी मुख्यमंत्री तब बनूंगा जब जनता जिता देगी। मनीष जी भी मंत्री नहीं बने, मैं भी मंत्री नहीं बना। जनता के सामने आए हम लोग कि जनता जिता देगी तो फिर से सरकार बना लेंगे। तो बीजेपी लड़े, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ ले, कम से कम जांच तो पूरी कर ले अपनी। तुमने कहते हैं ये क्या कारण हुआ, जेल में तो अंग्रेज भी डाल देते थे किसी को, किसी को भी पकड़ के डाल देते और कानून के हिसाब से डाल देते थे।
बीजेपी भी डाल देती है, किसी को भी डाल देती है। इसका डजन मीन के भाई कहते हैं उन्होंने जेल में डाल दिया तो सामने वाले ने क्राइम कर दिया। मैं तो तब भी जेल गया जब मुझे टिकट मिला 2013 में। तो मैंने कोई क्रिमिनल बन गया था क्या? हो सकता है मैं जीतता ही नहीं, बीजेपी ने मुझे जिता दिया था, मुझे 2 दिन जेल रखा था। जो भी पार्टी उस टाइम पे थी सत्ता में, तब भी मुझे जेल में डाला गया था। अगर मैं जेल नहीं जाता तो उस समय मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ता। तो जेल जाना डजंट मीन कि आपने क्राइम किया है। जेल जाने के लिए तो कहते क्राइम तो बाद में सिद्ध होगा ना। जी। जेल में किसी को डालना सरकार की मर्जी के ऊपर है। विम एंड फैंसीज ऑफ द गवर्नमेंट की इच्छा है। भाई बड़े लोग हैं, अगर सड़क पे आप चल रहे हो, आप साइकिल पे जा रहे हो, सामने ट्रक है, ट्रक वाले की इच्छा पे हो ना, ट्रक तुम्हारे ऊपर चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, अब तुम क्या कर सकते हो इसमें? जी। उनको इलेक्शन लड़ने हैं तो इलेक्शन लड़ें, मुद्दों पे लड़ें, काम पर लड़ें। तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे लड़ना तो उस पर भी लड़ लेना। हम तो कहते हैं मुद्दा, अब भ्रष्टाचार की बात कहाँ करते हो? मैं तो कहता हूँ, चैलेंज करता हूँ हर मीटिंग में आके कहे कि भाई भ्रष्टाचार के ऊपर वोट दो। बीजेपी को चैलेंज करता हूँ, बीजेपी कहे कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे वोट दो। आप ये चैलेंज कर रहे हैं बीजेपी को? जी। तो क्या बीजेपी इस मुद्दे में फंस जाएगी? कहे तो सही, कहे कि भ्रष्टाचार पे वोट दो। मोदी जी तो कहते हैं बड़े बड़े कह दो, मंचों से, कुछ भी ना कहें, बस खाली भ्रष्टाचार पे वोट दो। यहाँ तक कि वो तो ये भी दावा करते हैं कि कोई भी भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएगा, एक एक को जेल के अंदर भेजेंगे। चक्की पीसिंग और जाके कहते फिर उसके बाद डिप्टी सीएम बनेंगे, डिप्टी सीएम बनेंगे। ये क्या मतलब हुआ? और ये क्या बात है? आपके 2 चॉइस हैं जी, जेल जाओ या बीजेपी में जाओ। जेल जाओगे तो आप क्रिमिनल हो गए, बीजेपी में जाओगे तो आप वो सत्पुरुष हो गए। इंसान तो वही है, इंसान वही है जी। और कौन सा जो जेल गया बीजेपी में जाता तो वो क्या उसको सत्पुरुष की उपाधि नहीं मिलती? तो क्या वॉशिंग मशीन में डालो, वॉशिंग मशीन में शुद्ध होके निकलेंगे। पर वॉशिंग मशीन में जाता कौन है? वॉशिंग मशीन में डालते गंदे कपड़े, मैले कपड़े, तो हम क्यों जाएंगे? जो गंदे मैले जाएं। तो आप जनता के बीच जाएंगे? बिल्कुल, हम जनता के बीच में, जनता के बीच में जा रहे हैं। सर, दिल्ली चुनावों को लेकर कई मुद्दे अहम हैं। अगर हम भ्रष्टाचार की बात कर लें, जिसको बीजेपी ने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसके बाद यमुना की सफाई आ जाती है, प्रदूषण का मामला आ जाता है, और इस वक्त चरम सीमा पर क्राइम मामला जो दिल्ली के अंदर आए दिन देखा जा रहा है। इन मुद्दों को लेकर आपके पास क्या फॉर्मूला है? आप कैसे इन मुद्दों का समाधान निकालेंगे? क्योंकि बीजेपी अगर आरोप पत्र भी जारी करती है तो इन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरने का काम कर रही है। देखो बीजेपी की तो हालत क्या है। दिल्ली की जनता ने 2 सरकारें चुनी जी। एक केंद्र सरकार, एक दिल्ली सरकार। दिल्ली के कुछ काम केंद्र सरकार को करने होते हैं, कुछ काम दिल्ली सरकार को करने होते हैं। दिल्ली सरकार को जो काम करने वो केजरीवाल सरकार ने किए, बहुत अच्छी तरह से किए। जो केंद्र सरकार को करने कुछ भी नहीं किया, वो फिर आरोप पत्र लेके आते हैं। देखो जी, देखो जी, देखो दिल्ली के अंदर रोहिंग्या आ गए, बांग्लादेशी आ गए। कैसे आए? कि हमने आने दिया। जी। कहाँ से आते हैं? बांग्लादेश बॉर्डर से आते हैं। किसकी जिम्मेदारी है? केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। नहीं, वो निकल के, हम सो रहे थे, वहाँ से निकल के आ गए। बीच में से कितने सारे राज्य पड़ते हैं, तब वहाँ से कैसे आ गए? तब भी हमें नींद आ रही थी, कोई बात नहीं, आ गए। दिल्ली आ गए, दिल्ली में पुलिस तुम्हारे अंडर है। जी। क्यों? दिल्ली पुलिस तुम्हारे अंडर है, पर क्या करे जी, हमारे को बहुत सारे काम और भी होते हैं, हम उनको पकड़ नहीं पाए। अरे भाई दिल्ली आ गए तो पकड़ के भेज दो उनको वापस। जी। तुमने भेजा क्यों नहीं? काम तुम्हारा। देखो, किसी को भी डिपोर्ट करना है तो केंद्र सरकार के 2 मंत्रालय हैं, होम मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, दोनों बीजेपी के अंडर है। तो पकड़ के बाहर कर दो ना। और 10 साल हो गए तुम्हारे को सेंटर में, आपने 10 साल में 10 लाख तो भेजे होंगे, 10,000 भेजे होंगे, 10 लोगों को तो भेजा, उनके नाम बता दो भाई, 10 लाखों को रिपोर्ट कर दिया हमने, बाकी वो कर देंगे। तुम तो उनके लिए फ्लैट इशू कर रहे हो, उनको फ्लैटों में बसा रहे हो। तो ये कहते हैं हमने कुछ नहीं किया, हम नकारा है, हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए तुम केजरीवाल से नाराज हो जाओ। तो क्या बीजेपी के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है जिसको लेकर वो जनता के बीच जा सके? है उनके पास मुद्दा कि बीजेपी ने कोई काम नहीं किया, यही मुद्दा है। कहते हमें काम नहीं करने दिया। किसने? केजरीवाल ने। केजरीवाल ने हमें रोका नहीं कि बांग्लादेश से बांग्लादेशी आएंगे। हमें रोक लेते तो रोक लेता केजरीवाल। केजरीवाल ने नहीं रोका, ये गलती है केजरीवाल की। हम सो रहे थे, इसने हमें जगाया नहीं, काम नहीं करने दिया। उनका यही मुद्दा है। जी।
कुछ करना नहीं, धरना नहीं, हर चीज़ में सुबह से शाम तक केजरीवाल को गालियाँ देना। अब एक चीज़ बताइएगा, एक पॉजिटिव चीज़ इन्होंने की हो। केंद्र सरकार भी तो चल रही है 10 साल से दिल्ली में, दिल्ली पुलिस उनके अंडर आती है, डीडी उनके अंडर आता है, लैंड पूरा मैटर उनके अंदर आता है। एक काम तो किया हो भाई तुमने, क्या हमने कुछ नहीं किया। तो केजरीवाल की कह रहे मैंने इतना कुछ किया, बस यही फ़र्क है। हम कहते हैं हमने एजुकेशन में काम किया, हमने हेल्थ केयर में काम किया, हमने दिल्ली में बिजली पे काम किया, 24 घंटे बिजली आती है, हमने बिजली फ्री की, हमने पानी पे काम किया, हमने महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की, हमने तीर्थ यात्रा की, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया। हम अपने काम बता रहे हैं, आगे भी कह रहे हैं हम क्या क्या करेंगे, वो एक भी काम नहीं बता रहे। कहते काम 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 क्या होता है, हमें काम तो करना नहीं होता। दरअसल क्या है, उनको काम की राजनीति करनी नहीं है, उनको डिवाइड एंड रूल की राजनीति करनी है। उनके पास एक हिस्ट्री है, वो तो हिस्ट्री पे वोट मांगते हैं। कहते हमारे इतने पूर्व, कभी 200 साल पुरानी बात करेंगे, 500 साल पुरानी बात करेंगे, 1000 साल पुरानी बात करेंगे, कभी 10 साल 50 साल पुरानी बात करेंगे। अरे भाई अब की भी बात कर लो। अगर अरविंद केजरीवाल जी के पिताजी क्या काम करते थे, ये दादाजी क्या करते, उस पर वोट मिल रहा है क्या? कोई नहीं देगा इस बात पे वोट। अरविंद केजरीवाल ने क्या काम किया, इस बात पे वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। आज हम कह रहे हैं महिलाओं के लिए हम सम्मान राशि देंगे सबको, बीजेपी चिल्ला रही है ऐसा क्यों करेंगे, ये तो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं। आप देखना 15 दिन हो गए ना शोर मचाते हुए बीजेपी को, और 2-4 दिन देख लो, बाद में लौट रखे कि हम भी करेंगे। कहते क्या करोगे, कोई रास्ता नहीं बचा जी, इसलिए हम भी वही करेंगे जो केजरीवाल कर रहा है। अरे तुम अपना फैसला तो कर लो, तुम करोगे क्या, कि विरोध करोगे या उसके पीछे का लाइन में लो। मैं कहता हूँ कार्बन कॉपी हमेशा अच्छी मेन कॉपी से घटिया आती है, तो हमारी कॉपी क्यों कर रहे हो, हमारे पीछे क्यों पड़े हो, तुम अपना कुछ और कर लो। कहते थे आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत आयुष्मान भारत, क्या होगा उसमें आयुष्मान भारत कि 60 साल से ऊपर, नहीं 60 वालों का नहीं करेंगे हम, 70 साल से ऊपर, तो 65 साल के कोई बीमार है किडनी पे, 5 साल वेट करो आप, तब आपका इलाज कराएंगे। कितना इलाज होगा 70 साल वाले का भी, मैक्सिमम लिमिट 5 लाख रुपए की। भाई दिल्ली शहर में रहते हैं, यहाँ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ 20 लाख का बिल ऐसे आता है 2 मिनट में। हम जो योजना लेके आए मैं आपको दिखा देता हूँ। महिला, इसमें कोई भी एम्प्लॉई हो, सरकारी एम्प्लॉई हो, प्राइवेट का एम्प्लॉई हो, रिटायर्ड हो, 60 साल की उम्र होनी चाहिए, बस 2 ही कंडीशन है, दिल्ली का नागरिक होना चाहिए और 60 साल की एज होनी चाहिए। अमीर है कि गरीब है कोई फर्क नहीं पड़ता, इलाज प्राइवेट में भी होगा, सरकारी में भी होगा, 1 रुपये का भी होगा, 1 लाख का भी होगा, 1 करोड़ का भी होगा, कोई कंडीशन नहीं है। वो क्या कहते हैं, नहीं 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 हमें नहीं पता, ये गलत है, ये बस गलत है। क्या गलत है बताओ। और सबसे बड़ी बात देखो, बीजेपी के जितने भी लोग हैं सारे अपना कार्ड बनवा रहे हैं, सब अपना फॉर्म भर रहे हैं, कहते हैं हम भी करवाएंगे। बिजली के लिए जब हमने कहा था कि भाई जिसको छोड़ने छोड़ दो, हमें गालियां देते हो ना तुम, सबसे पहले बीजेपी वालों ने भरवाया कि नहीं हमें भी चाहिए सब्सिडी, सिर्फ गालियां देने के लिए हो। और आपको बता देता हूं मैं, ये महिला सम्मान योजना हमने स्टार्ट की है, 2100 रुपये महीना हम अपनी महिलाओं को 18 साल से ऊपर सबको देंगे। जो बीजेपी के लोग शोर मचाते फिरते हैं ना, उनके घर में बहन है, बेटी है, महिलाएं हैं, वाइफ है, वो अपना कह रहे हमारा कर देना ये, वो तो शोर मचा रहे हैं, कहते उनका काम है शोर मचाना, उनको क्या है, उनको किचन चलानी नहीं होती। पर कल मेरे को एक महिला मिली पश्चिम बिहार, उन्होंने पता क्या कहा, मैंने तो अपने हस्बैंड को कह दिया कि देख बात सुन, तुम मेरे को 20,000 रुपये महीना देते हो किचन के लिए, या तो 40,000 रुपये महीना देने लगो, और नहीं तो केजरीवाल को वोट देना चुपचाप। अगर केजरीवाल ना रहा तो खर्चा डबल हो जाएगा। अभी तो मोहल्ला क्लिनिक से दवाई फ्री मिल जाती है, अस्पताल जाओ तो इलाज फ्री हो जाता है, बच्चे सरकारी स्कूल में शानदार स्कूल में पढ़ रहे हैं, बिजली का बिल 0 है, पानी का बिल 0 है, घर में महिलाओं का बस यात्रा फ्री है। कहते हैं सारे खर्चे डबल हो जाएंगे, बीजेपी आके सब खत्म कर देगी। भाई वो तो बड़े लोगों की पार्टी, सबको पता है, मिडिल क्लास लोअर क्लास किसी की बात तो करते नहीं वो, उनके लिए तो 2 या 4 लोग हैं बस, तो उनका ध्यान रखेंगे। वो तो कहते हैं ट्रिकल डाउन थ्योरी, ट्रिकल मतलब ऊपर से टपकता हुआ कुछ आएगा तुम्हें मिल जाएगा, बड़े बड़े लोगों को दे दो सब कुछ।
अरे बाकी सब भिखारी हैं क्या भाई? तुम्हारे 2-4 दोस्तों को छोड़ के सब भिखारी हैं, सब कुछ उनको दे दो। तो वो मैडम बोली कि भाई 20,000 की जगह 40,000 रुपये किचन के देने पड़ेंगे। तो उनके हस्बैंड ने पता क्या कहा कि कहना मत किसी से, वोट तो मैं भी केजरीवाल को ही दूंगा, पर शोर तो मचाना पड़ता है, बाहर जाके तो शोर मचाना ही पड़ता है, कहना तो पड़ता है कि अगर नहीं कहेंगे तो देखो ये मेरे को पिटना थोड़ा है इनसे, तो बदमाश लोग हैं, पिटाई कर देंगे मेरी। तो बोलना मैं कहता हूँ जी देखो कोई पार्टी पुर्टी मत बदलो, जो तुम्हें शोर मचाना खूब शोर मचाओ, पर वोट झाड़ू को देना, जो तुम्हें ठीक लगे वो करना। और यही बात और अपनी CM पत्नी भी बोल रहे हैं। अपनी पत्नी की बात मान लेना, अपनी बेटी की बात मान लेना, घर वालों की बात मान लेना। जी। परिवार आपका अपना है, अपने परिवार को बीच में रख के वोट देना। बाकी मजबूरियां होती है लोगों की, शोर मचाना जब मजबूरी हो सकती है जी। कि भाई ये करना पड़ सकता है, वो करते रहिएगा। लेकिन यही योजनाएं जो आप दिखा रहे हैं, गिनवा रहे हैं, इन योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ये हमला कर रही है आम आदमी पार्टी पर कि अब काम बताने के लिए नहीं है, इसीलिए फ्री की योजनाओं का लाभ बताकर या योजनाओं की घोषणा कर कर वोटर्स को लुभाने का काम आम आदमी पार्टी कर रही है। क्या वाकई कोई काम नहीं बचा गिनवाने के लिए? पहली बात तो जो फ्री की रेवड़ी कहते हैं ना ये लोग, ये इंसल्ट करते हैं पॉपुलेशन का, जनता का। दुनिया में एक देश बता दीजिए मुझे, जिस देश ने तरक्की की हो, जो देश डेवलप कहलाता हो, उसने अपने देश के सभी नागरिकों के लिए क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी हेल्थ केयर फ्री ना की हो। हर देश ने की है, हम क्यों ना करें? और एक देश बता दो जिसने तरक्की की, जो देश कहते हैं डेवलप हुआ, उसने अपने सोशल सिक्योरिटी लागू ना की हो। तो हम भी तो 3 ही काम कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं? एजुकेशन हेल्थ केयर पे 40% बजट का खर्च करते हैं, सोशल सिक्योरिटी को हम रिडिफाइन कर रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी के लिए ही तो हम कह रहे हैं बिजली फ्री दे रहे हैं, पानी फ्री दे रहे हैं, महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री कर रहे हैं। अगर हम 60 साल से ऊपर बुजुर्गों का इलाज 100% कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? आप मुझे एक एग्जांपल दो, उस देश के अंदर वो देश तरक्की कर गया, वहां पे ऐसा नहीं था, हम क्यों ना करें? कि नहीं आप 5 लाख का करो, 5 लाख से ज़्यादा मत करो। बाकी कैसे होगा? क्या अपना मकान बेच देगा? क्यों बेच देगा मकान? आप ये बताइए कि हमने उन देशों को कॉपी करना है जो तरक्की कर गए, या हमने कहते हैं पाकिस्तान को कॉपी करना है? हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाना है क्या हमने, या हिंदुस्तान को स्वीडन बनाना है, या डेनमार्क बनाना है हमने? जिन देशों ने अच्छा काम किया उसको कॉपी करेंगे। और जो हम सोशल सिक्योरिटी को रीडिफाइन कर रहे हैं, आप देखना हो सकता है कुछ लोग हमें भी कॉपी करें। हमने दिल्ली में महिलाओं के लिए बस यात्रा फ्री की, अब तो एक दो देशों ने बस यात्रा अपने यहाँ फ्री कर दी है, तो हम तो गलत नहीं रहे, इसका मतलब ठीक ही कर रहे हैं। ट्रम्प साहब ने बोला है भी कि हम अपने आप बिजली के लिए देखेंगे, तो इसका मतलब बिजली में हम जो कर रहे हैं गलत तो नहीं कर रहे हैं। भाई सोशल सिक्योरिटी को अलग तरीके से रीडिफाइन कर रहे हैं ना। अच्छा महिलाओं को हम 2100 रुपये देंगे, चलो महिला सम्मान योजना में 2100 रुपये देंगे, गलत क्या है ये बता दो? हम किसी एक को तो नहीं दे रहे, हम सबको देने की बात कर रहे हैं ना। 18 साल से ऊपर जो भी सबको देंगे हम। ये कहते क्यों दोगे जी? मैं चलो आपको कहता हूँ जितना आप कमाते हैं उतना ही हम आपको देंगे। अब आप हंसोगे मेरी तो तनख्वाह है कितनी ज़्यादा है। अरे भी कमाने से मतलब नहीं, बचाते कितना हो, साल में कितना बचाते होंगे? 25,000 रुपये, 20,000 रुपये, 25,200 रुपये देंगे साल में, तो आपकी तनख्वाह डबल हो गई ना एक तरह से। और दूसरी मैं बताता हूँ, अरे भाई जनता का पैसा जनता के ऊपर खर्च कर रहे हैं ना, उल्टे सीधे वो योजनाएं बना के उसमें पैसा लगा के ठेकेदारों को तो नहीं दे रहे कि वो ठेकेदारों को दे दो, ठेकेदारों से ले लो वापस, वो तो नहीं कर रहे ना। तो क्या ये समझा जाए सत्येंद्र जी कि अब जो दिल्ली का चुनावी मैदान है वहां लड़ाई गुजरात मॉडल वर्सेस दिल्ली मॉडल की होने वाली है, क्या ये देखने को मिलेगा? बिल्कुल, गुजरात मॉडल जो है वो फेल हो चुका है, और अब तो खुद बीजेपी वाले भी उसकी बात नहीं करते। उन्होंने एक बार चला ली तो उनको पता है, देखो काट की हांडी बार बार थोड़ा चढ़ती है, कागज की नाव चल गई एक बार चल गई, अब नहीं चलेगी। दिल्ली मॉडल है जिसको कि अब हम कह सकते हैं कि वो चलेगा, और वही मॉडल है पूरे देश के लिए भी कॉपी होगा। भारतीय जनता पार्टी से दिल्ली के अंदर कई तरीके के नारे दे रहे हैं, आप जगह जगह जाएंगे तो पोस्टर बैनर दिखाई देंगे कि अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे। इसी के साथ जब आरोप पत्र जारी करती है तो वहां भी सबसे पहले पेज पर आपको दिखाई देगा कि दिल्ली की सरकार कंगाल है, आम आदमी पार्टी का नेता जो है वो मालामाल है, और केजरीवाल शीश महल में बरकरार है। कैसे इस नारों का आप काट करेंगे, कैसे समझाएंगे? पहला नारा, अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे।
उसका मतलब है कि बीजेपी की जो टॉप लीडरशिप है ना, उसको बीजेपी के जो बीच जी उससे बहुत परेशान हो चुके हैं, उनको बदल के रहेंगे। वो हिम्मत आ गई उनमें, इतने बड़े बड़े होर्डिंग लगा दिए उन्होंने, उनकी फोटो लगा रहे हैं साथ में, इनको बदलेंगे हम। पर हिम्मत बना के रखिएगा, हम अपने साथ हैं, बदल दीजिएगा। जी, तो आपने तो ये बीजेपी पर ही पलटवार कर दिया। वो अपने लिए कह रहे हैं, किसको बदलेंगे? हमारी फोटो तो नहीं लगा रहे कि हमें बदलेंगे, वो तो अपने नेताओं की फोटो लगा रहे हैं, इनको बदलेंगे। लेकिन ये शीश महल वाला जो टैग है, ये पीछा नहीं छोड़ा आम आदमी पार्टी का। किसका महल है? शीश महल देखना ना आपने, हमारे अस्पताल जाके देखो, जी जो जनता के लिए बना रहे हैं ना, उन अस्पतालों को जाके देखिएगा आप, कैसे अस्पताल हैं। और जहाँ तक आप जिसको कह रहे हैं सरकारी आवास है वो, और अरविंद केजरीवाल ने बाहर आने के बाद रिजाइन करा और 2 दिन में छोड़ भी दिया। जी अरे भाई, जो जो भी सीएम बनेगा उसमें रहेगा। जिस घर में पहले रहते 90 साल पहले बना था वो, अब ये भी 90-100 साल तक चलेगा। किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ा है। जी तो बीजेपी को तो देखो बेमतलब के इशू बनाने हैं, कोई लेना नहीं देना नहीं। और अगर हमने कुछ बता दिया कि जी तुमने क्या किया, तो फिर थोड़ा सा जी तो हम आरोप की राजनीति में ज़्यादा विश्वास नहीं रखते हैं। हम क्या अपने काम का ही कर लें। जी हम उन पे आरोप लगाएंगे तो अच्छा नहीं होगा। हम कह रहे हैं भाई हमारे काम है, हमारे कामों के बारे में बात जी करो। सर, 2100 से मुझे याद आया, दिल्ली की सियासत इन दिनों कैश कांड को लेकर भी काफी गर्मा रही है। बीजेपी के नेता परवेश, माफ कीजिएगा मुझे नाम थोड़ा सा याद नहीं, परवेश वर्मा जी कह रहे हैं महिलाओं को जो पैसा बांटते हुए विवाद खड़ा हुआ, आपने भी देखा होगा, खबर आप तक भी पहुंची होगी। वो कह रहे हैं, तंज भी कस रहे हैं आप लोगों पर कि कम से कम मैं महिलाओं को मदद दे रहा हूं, महीने पर उनके साथ खड़ा हूं कि जो भी राशि उनको मदद के तौर पर मिल रही है। आम आदमी पार्टी की तरह मैंने शराब तो नहीं बांटी। इस बीजेपी के कैश कांड को लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, इलेक्शन आ गए हैं जी तो पैसे तो बांटते ही हैं, हर इलेक्शन में बांटते हैं। हरियाणा हुआ उसमें भी, महाराष्ट्र में भी, जी दिल्ली वाला आप लोगों ने पकड़ लिया कैमरे के ऊपर, बस फर्क इतना सा है। तो ये तो मैं इसमें क्या कहूँ, जब चोरी ऊपर से सीना चोरी। तो क्या अरे भाई, इलेक्शन आए तो पैसे बांटने लगे, हमेशा क्यों नहीं बांटते? हर महीने क्यों नहीं बांटते? जनता को भी पता है, जो भी वोट के सौदागर होते हैं जी वो वोट जब पड़ने होते तभी आते हैं, जी तभी शराब बांटते हैं, तभी पैसे बांटते हैं। तो जनता से निवेदन है कि भाई इसको शराब बांटे तो लेना मत, और पैसे बांटे तो छोड़ना मत, आप ही का जी। पैसा है। जनता का लूटा भाई बांट सकता है कोई, अपनी जेब से तो कोई बांट नहीं रहा। जी तो जनता को लूटेंगे तो बांटेंगे, तो थोड़ा बहुत बांट भी दिया तो क्या दिक्कत है, परंतु उसे गुजारा चलने वाला नहीं है। कल मैं फील्ड में था, बातें हो रही थी, जी आप वाला क्वेश्चन मैंने ही पूछ लिया। तो एक बहन बोली कि देखो ऐसा है, ये बांट रहे हैं, कितने 5-10 हज़ार रुपये दे देंगे, इससे ज़्यादा क्या देंगे? क्या देने तो इतने भी नहीं उन्होंने, 10 हज़ार भी नहीं देंगे। और उससे गुजारा कैसे चलेगा? जी अगर ये जो बिजली फ्री है ये बंद हो जाए, पानी फ्री है इसके पैसे लगने लग जाएं, दवाइयाँ मोहल्ला की नहीं बंद हो जाएं, जी बस यात्रा खत्म हो जाए, तो कहते हैं 10 हज़ार रुपये तो महीने का नुकसान हो जाएगा, 15 हज़ार रुपये महीने का तो नुकसान हो जाएगा हमारा। कहता है ले लेंगे पर वोट नहीं देंगे, वोट देंगे आप झाड़ू पे। तो जनता बड़ी समझदार है और उसको समझ में आ गई है कि जो भी वोट के लिए पैसे बांटता है जी तो वो आदमी तो ठीक नहीं है, वो पार्टी भी ठीक नहीं है, और जिस बात को उचित भी ठहरा रही है वो तो बिल्कुल ही गलत है। जी तो पैसे बांट के वोट मांगना, जनता को समझ में सब कुछ आता है, मामला गड़बड़ा है। जी, और जनता बाखूबी जवाब भी देगी वोट के जरिए। मैं सिर्फ आपसे 1-2 सवाल और लेना चाहूंगी क्योंकि बेहद जरूरी ये सवाल बन जाता है। दिल्ली के चुनावों में पीएम मोदी का चेहरा एक तरफ और दूसरी तरफ बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा, कैसे आप चुनौती देंगे इस 2 बड़े चेहरे को लेकर जिसको बीजेपी हर चुनावी मैदान में उतारती है, पीएम मोदी और हिंदुत्व एजेंडा? क्या है आपके पास रणनीति? देखो जी, मोदी जी अगर रिजाइन करके सीएम बन रहे हो दिल्ली का, तब तो बात है ठीक है, वो डिक्लेयर कर दें कि मैं पीएम से रिजाइन करूंगा और दिल्ली का सीएम बनूंगा, तब तो उनका चेहरे पे लड़ ले इलेक्शन। तब हमें भी लगेगा यार थोड़ा चिंता का विषय होगा, भाई फिर तो लड़ाई है। जी अरे भाई, अपना सीएम फेस डिक्लेयर कर दो तुम,
मोदी जी को कर दो या किसी को भी कर दो, कर ही नहीं सकते। मोदी जी रिजाइन करेंगे नहीं, बड़ी मुश्किल से तो बने हैं पीएम, अब तुम उनसे रिजाइन करा दो। जी दूसरे का वो करेंगे नहीं वैसे भी, क्यों नहीं करेंगे कि बनना तो है नहीं, वो करके क्या करना है, कहे मेरी बेइज्जती और कराओगे। तो ये ऐसे खाली पीली चल रहा है, उनका चलता रहेगा। और सर हमने देखा कि हमेशा जहां जहां चुनावी राज्यों में चुनाव होते हैं बीजेपी सबसे पहले अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देती है, लेकिन यहाँ बीजेपी अभी तक वो एक्टिव मोड में दिखाई नहीं दे रही। कोई लड़ना नहीं चाह रहा ना। कलेश क्या हो रहा है, बीजेपी कहते तुम लड़ लो, कहते मैं नहीं लड़ूंगा, वो कहते तुम लड़ लो, कहते मैं भी नहीं लड़ूंगा। तो बेचारे ढूंढ ढांड के ला रहे हैं, किसी को भी जबरदस्ती कह तुम्हें लड़ना पड़ेगा, तो वो चल रहा है। इनके यहाँ पे जितने झगड़े ना पता नहीं लगते, इनके ज़्यादा झगड़े हैं। और बाकी पार्टी में कई बार होता है कि वही मैं टिकट लूँगा, मैं लूँगा, मैं लूँगा, इनके होता है कहते नहीं मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। लेने वाले वो हैं जिनका नाम कहीं नहीं है जी। तो वो झगड़ा चल रहा है इनके यहाँ पे, क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है जी। लेकिन हिंदुत्व एजेंडा जिस तरीके से महाराष्ट्र हरियाणा चुनावों में हमने देखा, बटेंगे तो कटेंगे नारा बीजेपी ने दिया, अगर यही नारा दिल्ली में दिया जाता है बटेंगे कटेंगे, योगी आदित्यनाथ अगर प्रचार प्रसार के लिए आते हैं, तो क्या ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक रहेगा? कैसे आप इस पूरे नारे का काट करेंगे? देखो काट वाट का हम चक्कर में पड़ते हैं, ना हम काटते ना बांटते। दिल्ली की जनता बड़ी समझदार है, दिल्ली की जनता क्रिस्टल क्लियर माइंड से काम करती है। मैं तो ये कहता हूँ, देखो आपको खुद आपने देखा होगा 3-3 बारी उन्होंने सारे के सारे एमपी बीजेपी को दिए और उन्हीं तीनों बारी हमारी सरकार बनाई दिल्ली में जी। तो दिल्ली की जनता बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर काम करती है। अगर हमसे उन्होंने साफ कहा कि भाई हमें लोकसभा में क्यों नहीं जिता दिया, एक अरविंद केजरीवाल ने कौन सा प्रधानमंत्री बनना था, तो भाई अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नहीं बनना तो अरविंद केजरीवाल को वोट नहीं दी। मोदी जी ने चीफ मिनिस्टर नहीं बनना तो मोदी जी को नहीं देंगे। इतना क्लियर थॉट है बिल्कुल। कहते भाई अगर मोदी चीफ मिनिस्टर बनने को तैयार हो तब हम सोचेंगे, अगर अरविंद केजरीवाल पीएम बनने को तैयार हो तब हम सोचेंगे। तो मोदी जी सीएम नहीं बन रहे, अरविंद केजरीवाल पीएम नहीं बन रहे, तो उन्होंने कहा भाई एक को सीएम बना देंगे, एक को पीएम बना देंगे। तो दिल्ली की जनता कन्फ्यूजन में नहीं है, बटेंगे कटेंगे, योगी जी जो मर्जी कह लें आके। योगी जी वहां से रिजाइन करके नहीं आ रहे ना दिल्ली में, और पुलिस तुम्हारे अंडर है ही ना, उसके लिए एमपी चुन तो दिए। लेकिन ये नारा तमाम राज्यों में देखा गया और चला भी गया। ऐसा है। अब जो दूसरी तरफ थे उनको उसकी काट करनी नहीं आई होगी। जी। हम तो कह रहे हैं भाई पुलिस तुम्हारे अंडर ही है, एमपी तुम्हारे चुन दिए हैं, तो तुम देख लो, तुम्हारा ही तो काम है ये। दिल्ली सरकार का तो बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य ये वाले काम है, उसमें हम बढ़िया काम करते हैं। भाई देखो एक परिवार में अगर 5 सदस्य हैं, एक को कहा गया सब्जी ले आओ, एक को कहा गया रोटी बनाओ, एक को कहा गया सफाई करो, एक को कहा गया ये तुम ये काम करके आओ, तो सब में डिवीजन ऑफ वर्क है ना। तो दिल्ली की जनता ने कहा भी हमने बीजेपी को काम दिया सुरक्षा का, लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का। आम आदमी पार्टी को काम दिया है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, दिल्ली की जनता की तरक्की का। तो केजरीवाल जी वो कर लेंगे, बीजेपी वो कर लेगी। ठीक है। बाबा साहेब अंबेडकर के अपमान को लेकर आपकी क्या राय? क्योंकि आम आदमी पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश भी कर रही है, और बीजेपी जिस तरीके से अपमान कर देती है सदन के भीतर, तो क्या एज अ सिटीजन अगर मैं आपकी राय जानना चाहूँ तो क्या है? नहीं, वो भी इनकी राजनीति, उसका सोची समझी रणनीति है इनकी। ठीक है। गलती से मुंह से नहीं निकला उनके, अगर गलती से निकला होता तो मोदी जी ने महाराष्ट्र में जाके छत्रपति शिवाजी की मूर्ति गिरने पे खुद माफ़ी मांगी थी। शाम तक तो सब माफ़ी मांग लेते हैं, तो जानबूझ के कर रहे हैं। देखो क्या होता है, दिल से हेट करते हैं ये लोग, जो हमारे दलित लोग हैं, भाई हैं, उनसे ये हेट करते हैं। इनकी पूरी लीडरशिप हेट करती है। निकल गया मुंह से, निकला थोड़ा, लोग कहते निकल गया भाई, अरे निकल जाता तो माफ़ी मांग लेते। इन्होंने जानबूझ के कहा है और बार बार कहते रहते हैं। ये हर टाइम दोनों चीज़ें करते हैं, खुद बोलते हैं फिर दूसरों कहते उसने तब बोला था, उसने तब बोला था, उसने तब बोला। अरे तुमने तो अब बोला है ना, तुम अपनी बात करो ना। अपनी बात नहीं करेंगे, कहते ये तुम्हारे दिल की बात है, मन की बात है। तो उनके मन की बात निकल आई, जनता के सामने आ गई, उसमें क्या बात है, पर जनता का मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है। आखिरी सवाल सर, आम आदमी पार्टी का अपना आकलन क्या है? आप दिल्ली के अंदर कितनी सीटें हासिल करने जा रहे हैं? इस बारी माहौल दिल्ली का
पिछली बारी से बेटर है, पिछली बारी से बेटर है। प्रचंड बहुमत। आप देखते रहिएगा। मैं तो देखो लास्ट टाइम का इंटरव्यू मेरा कोई हो तब भी देख लीजिएगा। जनता यार तो देखे ना, देगी नहीं, वोट नहीं देगी तो बिल्कुल साफ है। ठीक है, थोड़ा सा खुलकर पूछ लेते हैं, बीजेपी का सफाया। मैं कह रहा हूँ हम तो अपनी बात करेंगे। या तो आम आदमी पार्टी का सफाया 2-4-5 सीटें आएंगी, 10 से क्रॉस किया तो फिर 60 से क्रॉस करेंगे। ठीक है, 10 से ऊपर गए तो 60 सीटें आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनावों में हासिल करने जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी के तमाम लीडर्स का ये कहना है कि 2013 से भी जो 15 चुनाव में दोबारा हासिल की सीटें, उससे भी ज़्यादा सीटें इस बार के चुनावों में आम आदमी पार्टी हासिल करती दिखाई देगी। बहरहाल इस खास बातचीत को लेकर आपकी राय क्या है, साझा जरूर कीजिएगा। दिल्ली विधानसभा चुनावों को लेकर आप क्या सोचते हैं और दिल्ली के अंदर कौन से मुद्दे सबसे ज़्यादा हावी रहने वाले हैं, किसकी रणनीति इन चुनावों में काम करने वाली है, आपकी राय साझा कीजिएगा। फिलहाल दीजिए।